एंग्जाइटी थी, स्लेप डेप्रिवेशन था। फिर मैं चला गया अंदर। फिर इस बार प्रीति सुदान मैम का बोर्ड था। इंटरव्यू ठीक चला, पर वो जो लास्ट मैम थी, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मेरा दिमाग, अब उनमें जवाब कैसे दूं। मुझे उनका पहला क्वेश्चन ही था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोदी मीडिया। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब ये तो नहीं बोल सकता कि मैम आई डू नॉट नो अबाउट इट, क्योंकि ये टर्म में आ चुका है, ये अपनी स्लैंग में आ चुका है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया दिन भर यूट्यूब पे चलता रहता है, न्यूज एंकर्स बोलते रहते हैं। अब आधी नींद में था और आधी एंग्जाइटी में था, तो सब हंसने लगे, बहुत तेज हंसने लगे सब। वो मैम ने एक्चुअली में जो मजे लिए हैं मेरे इंटरव्यू के अंदर, वो खतरनाक था। Hello UPSC aspirants. Welcome to the third episode of UPSC Beyond UPSC by आप सबका फेवरेट सरल यूपीएससी। जब कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में एक सवाल जरूर आता है कि क्या मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी प्रीलिम्स के साथ साथ कर लेनी चाहिए। तो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन विथ अस ऑन दिस एपिसोड टुडे, जिनसे यूपीएससी के इंटरव्यू में कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे गए, पर सच बोलने से ही मे बी ही लॉस्ट हिज चांस इन द फाइनल लिस्ट ऑफ यूपीएससी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वी वेलकम आशीष सर ऑन आवर पॉडकास्ट, जिन्होंने यूपीएससी पैनलिस्ट को गोदी मीडिया का मीनिंग सच में समझा दिया। एंड वी वुड लाइक हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू आवर व्यूअर्स टुडे। I am Ashish Bangar. I belong to a town named Sarwar in district Ajmer of Rajasthan. I have done my BTech and MTech from Triple IT Gwalior. It was a dual degree program, and completed it in 2015. After that, I worked with two companies, Zomato and Snapdeal, for 2 years. And in 2017, I thought that it is maybe the time to, to plunge into this pool of UPSC civil services. So I went into preparing UPSC civil services. I gave first prelims in 2018. I got failed in that. I given five attempts in all, two CSC interviews, one forest interview. So yes, right now this is all I have done. तो सर आपने जैसे इतने बड़े कंपनीज में काम किया, वहाँ काम करने के बाद में एक तो आपका वहाँ क्या रोल था ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। एंड सेकेंडली वो काम करने के बाद आपको ये आपका शिफ्ट सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आया, उसका भी एक हमको थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए। कॉलेज टाइम से ही ना कुछ काम करना था खुद का। तो मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने जब स्नैपडील में जॉब किया, तो वहां पे मेरा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल था। जोमेटो में भी मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करता था, जोमेटो की। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे खुद का कुछ करना था, शुरू से ही थोड़ा एक ये कीड़ा ही मान लीजिए। तो वो ऐसा था कि कुछ इनोवेटिव करना, कुछ अच्छा करना। 2 साल काम करने के बाद मुझे उसके अंदर एक बहुत मोनोटोनी लगने लगी, कि काफी मोनोटोनस हो गए थे चीजें, रोज सेम काम कर रहे थे, इतना कोई इनोवेशन नहीं था चीजों के अंदर। तो घर में एक्चुअली में ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का काफी था क्रेज, क्योंकि हमारे घर में सबने सिविल सर्विसेज दिया है। तो काफी टाइम से घर वाले बोल रहे थे कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर मेरे को था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि सिविल सर्विसेज के अंदर ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ मैं, ज्यादा बड़े लेवल पे, ज्यादा ग्रास रूट लेवल के अंदर काम कर सकता हूँ मैं। तो 2017 के अंदर मैं जब काफी मैंने सोचा कि अब मुझे, क्योंकि जॉब करना भी उस टाइम जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि जो मेरे, अब जब आप कॉलेज में रहते हो और आपके सारे दोस्तों की जॉब लग रही होती है, तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि आप अगर 2000 अगर आप कॉलेज टाइम से ही कूद जाएं उसके अंदर, तो आपको लगता है कि यार काश जॉब कर ली होती, पैसा मिल रहा है, लोग दोस्त पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक बार करके देखना चाहिए। तो जब मैंने एक बार कर लिया, तो मेरे दिमाग में शांति थी कि चलो पैसा ठीक है, ये काम मजा नहीं आया, मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मेरे को। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो 2017 में मैंने डिसीजन लिया कि यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बस तब से ये पूरा सिलसिला चलते आ रहा है। आज 7 साल निकल गए और पता भी नहीं चला। होप कि बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, मे बी। सर वी ऑल्सो विश द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपने प्रिपरेशन जॉब पूरा क्विट करने के बाद स्टार्ट किया, आपने पैरेलली स्टार्ट नहीं की। मैंने सोचा था कि मैं पैरेलली जॉब स्टार्ट कर दूंगा। मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो जोमेटो में था उस टाइम पे मैं। मेरे को 2 महीने ही हुए थे ज्वाइन किए हुए। मैंने 23 अप्रैल को ज्वाइन किया था, और 15 मई को मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। अब क्योंकि मेरी जो अभी वाइफ है, जो पहले मेरी
गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए साथ में, जॉब के साथ तैयारी करो, अगर तुम्हें सही लगे तो छोड़ देना। तो मैंने 2 ढाई महीने जॉब के साथ ही मैं अप डाउन करता था, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली डेली। तो मुझे 2 ढाई महीने बाद रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आप मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं उस चीजों को, क्योंकि पहले आपको ऑफिस का काम देखना पड़ता था, सुबह आप 10 बजे चले जाते हो, शाम को 6 बजे तक फ्री होते हो। फिर मैंने कोचिंग और ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे कोचिंग के लिए ट्रेवल करना पड़ता था। तो 1.5 घंटा तो मेरे को जाने में लगता था, 1.5 घंटा आने में लगता था। और उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग का कोई सीन था नहीं, जो अभी चल रहा है कोविड के बाद, तो वो सीन उस टाइम था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे फुल टाइम प्लंज लेना चाहिए, तो 15 जुलाई को मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि मैं गुड़गांव से अप डाउन कर लूंगा, अब मेरे पास तो दिन भर है। पर जब आप अप डाउन करते हो 1.5 घंटा, तो आपके पास पढ़ने की हिम्मत बचती नहीं है। फाइनली मैंने सोचा कि चलो गुड़गांव रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पे दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा कंपटीशन से ज्यादा वहां पे फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वहां पे ऐसा रहता है कि आप, हर चीज है वहां पे, अब 100 किताबें हैं तो आपके कलेक्टर तो नहीं बनते हो, आप बुक कलेक्टर जरूर बन जाते हो वहां पे। तो आप कलेक्ट करते रहते हो बुक्स, ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए। तो मेरे को लगा था कि गुड़गांव में बेटर प्रिपरेशन हो सकती है शांति से, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पीस, है ना। ये अभी भी रियलाइज होता है मेरे को कि दिल्ली एक बहुत जू टाइप का है, तो वहां पे जाना एक बहुत क्रिटिकल, मतलब अभी भी देख रहा हूँ तो रिजल्ट्स जो हैं वो दिल्ली के बाहर ही आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर से इतने मेजर रिजल्ट्स आ नहीं रहे। तो फिर लेकिन उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था अप डाउन करने के अंदर, कोचिंग वगैरह के अंदर। तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, न्यू राजेंद्र नगर। तो 2017, 20 जुलाई 2017 को मैं दिल्ली के अंदर फाइनली शिफ्ट हो गया, और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया आप वर्किंग के साथ में आपने करने का सोचा है, बट तब उतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे नहीं जो कि आज है काफी अच्छे अच्छे। तो सर इसमें आप एक बात बताइए कि आज अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो किसी मजबूरी से अपना जॉब क्विट नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट उनको ये नॉलेज है कि बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और अच्छे अच्छे अवेलेबल है, तो क्या जॉब के साथ में यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक किया जा सकता है एग्जाम को? मुझे अभी ये लगता है कि आपको जॉब जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि यूपीएससी जो है बहुत डाइसी एग्जाम है। आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते इस एग्जाम के ऊपर। पर दूसरी चीज ये है कि अगर आपने एक अच्छी जगह जॉब कर रखी है, आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रखी है, या अच्छी जो स्टार्टअप्स है वहां पे जॉब कर रखी है, तो आप 1-2 साल फुल्ली उसको प्रिपरेशन को दे सकते हैं जॉब क्विट करके। अगर, क्योंकि आप 2 साल बाद, 2 साल अगर आपने जॉब किया तो आजकल पैकेजेस अच्छे हैं, तो आदमी 1-2 साल का जो है लीवे लेके चलता है और आराम से पैसा इकट्ठा कर लेता है उतना। तो 1-2 साल में अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर पा रहे हो चीजों को, तो आपको क्विट करना चाहिए चीजों को, और फुल टाइम प्रिपरेशन करनी चाहिए। 2 साल की प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की प्रॉपर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद आपको वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए जॉब, जो कि आसानी से मिल जाती है, मतलब क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का। एक तो वो बच्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली कॉलेज से आते हैं, और मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि आप कॉलेज से निकले हो, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीटली रिलाई हो जाते हो एक एग्जाम के ऊपर कि आपको उसको पास करना ही है। कई लोगों के लिए वो अच्छी चीज होती है कि यार एक सिंगल माइंड सेट रखना है कि हमें इधर उधर की चीज मिलेगी तो हम लोग डाइवर्ट होंगे चीजों के अंदर। पर 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको बाद में एक प्लान भी रहता है टू फॉल अपॉन। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस लो, 1-2 साल के लिए आप प्रिपरेशन करो फुल्ली, अगर आपको अलाउ करती है आपकी वो मतलब आपका जो करियर है। फिर आप, अगर आपको लगता है तीसरे साल, तो आप वापस जॉब के साथ प्रिपरेशन चालू कर दो, जॉब मिलना एक्सपीरियंस के साथ इजी रहता है थोड़ा सा। तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि आपने दिल्ली में रह के प्रिपरेशन की है ऑफलाइन, तो सर जी। जैसे आज जो अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो अगर आपके टाइम में वो अवेलेबल होते, तो क्या आप फिर भी ऑफलाइन कोचिंग को चूज करते, या आपके नॉलेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसा क्या अलग और अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं आज ओवर दी अदर ट्रेडिशनल मेथड्स कि जिनसे कोई कैंडिडेट उनके लिए उनको चूज करे? पहली चीज, अगर मेरे पास ऑप्शन होता ऑनलाइन या ऑफलाइन का, तो मैं एक हाइब्रिड मेथड चूज करता कि मेरे को ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, ऑफलाइन भी अवेलेबल हो। क्योंकि ऑफलाइन का एक फायदा ये रहता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने टीचर से।
एक बहुत अच्छा कि आप उनसे लाइव बात कर सकते हो, जाके बात कर सकते हो, अपने डाउट्स सॉल्व करवा सकते हो जो आपको डाउट्स होते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर हो, जब आप घुसते हो चीजों के अंदर तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में 5 साल कोई पढ़ाई नहीं करता। ये फैक्ट है, चाहे वो कितने ही अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, आईआईटी से हो, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, नहीं पढ़ाई करते हैं। टॉप जो कुछ बच्चे होते हैं वही पढ़ाई करते हैं अच्छे से, जो 9 पॉइंटर प्लस होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफलाइन सिस्टम का कि आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जो कि मिसिंग है ऑनलाइन के अंदर। पर ऑनलाइन के अंदर काफी बेहतरीन चीज ये है कि पहली चीज, अगर आपको कहीं से भी एक्सेसिबल रहता है, वो जो आपके कोचिंग मटेरियल है या आपके कोचिंग लेक्चर्स हैं, वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरा पार्ट ये रहता है कि कभी कहीं पे भी देखना है आपको उस चीज को, जैसे आप ऑफिस के अंदर बैठे हो, तो ऑफिस के अंदर आप लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते हो, पर आप अगर आप जैसे हमारा लंच टाइम होता था, लंच टाइम मतलब कभी भी ले लो, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटे हिसाब से होता था, तो उस टाइम आप आराम से बैठ के देख सकते हो उन चीजों को, इवन ऑफिस के अंदर भी। ऑफिस के अंदर पूरा किताब वगैरह जो भी आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हो। ये ऑनलाइन कोचिंग का काफी मेरे को लगता है फायदा लगता है इस चीज के अंदर। मेंटरशिप बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जैसे आजकल मेंटरशिप का नया कॉन्सेप्ट आया है, 2-3 सालों से चला है ये, कि कुछ जो एक्सपीरियंस लोग हैं या जो सिलेक्टेड लोग हैं, वो मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। वो ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं हो पाती है इतनी रेगुलरली, पर आप अगर ऑनलाइन पे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, तो जैसे आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो लाइव। जैसे सपोज कि उन्होंने शाम को लेक्चर रखा है 6-7 बजे, आप नहीं कर पा रहे हो उनको अटेंड, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो आपको एक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि आप उनको कभी भी देख सकते हो चीजों को। तो 2-3 फायदे मुझे लगते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के होते हैं। सर, आपकी जर्नी के अंदर जो आपको पहला फेलियर आया, तो उसके बारे में आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यार यहाँ पे मैं बात करूंगा मेंटल हेल्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे ना बहुत करीब है ये चीज। 2014 जब मैं कॉलेज के अंदर था, तब से मुझे मेंटल हेल्थ इशू थे। मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम था। मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद थोड़ा हेल्थ एंजाइटी हो गया था मेरे। तो बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ गया। 2017 तक आते थे, जब मेरे को प्रिपरेशन करनी थी, तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ गया था। एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था वो चीज। तो मैंने, तब तक मैं दवाई वगैरह लेने में बिल्कुल ही नहीं रखता था कि दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए आपको, मतलब क्योंकि मेरे को लगता था कि आप अगर दवाई ले लोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। आप किसी बाहर से सहारा ले रहे हो किसी चीज का, तो मुझे लगता था कि आप खुद पे इतना स्ट्रांग रह सकते हो कि आप टैकल कर सकते हो उन चीजों को। तो 3-4 साल मैंने टैकल किया उन चीजों को। पर जब जॉब कर रहा था तो इतना प्रेशर नहीं आया था मेरे पास। पर मेरे को लगा था कि यार अब जब यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं कर सकता। 2 फ्रंट मतलब एक मेंटल हेल्थ इशू भी हो गया, प्लस सेकंड आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आप प्रेशर में आ जाते हो चीजों का लेके। तो मैंने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया, उसने कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड किए। अब यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हो और डॉक्टर अगर ऐसा हो कि वो पैसे कमाने में लगा हो, तो आपको एडिक्टिव मेडिसिन देता है, जो कि आपको पता नहीं चलता। तो मैंने मेडिकेशन लेना चालू किया उस टाइम पे, पढ़ाई भी चालू की, तो वो धीरे धीरे हैम्पर करने लगी। तो मुझे क्या, अब मेंटल हेल्थ मेडिकेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि ये आपको एकदम चिल कर देती है, मतलब आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं होती है। और यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत प्रेशर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर मेंटल प्रेशर लेके बैठो, स्ट्रेस लेके बैठो दिन भर, पर थोड़ा प्रेशर बहुत अच्छा होता है ना, कि थोड़ा प्रेशर पे आप काम करते हो, वो भी हटा देती है और आपको एकदम चिल मोड पे डालती है। अब वो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि अक्टूबर आते आते वो मेडिकेशन इतनी हावी हो गई मेरे ऊपर कि मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया उन मेडिकेशंस के ऊपर। तो मैंने पढ़ाई बहुत कम कर दी। मैं अक्टूबर तक बहुत, मैंने इकोनॉमिक सर्वे खत्म कर दिए थे। मैंने पहली बार पढ़े थे जिंदगी में इकोनॉमिक सर्वे। और उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छी एक ध्रुव मिश्रा करके हैं, आईएफएस है ऑलरेडी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो जहां मैं फ्लैट में रहता था वो उसी फ्लैट में रहते थे। वो बने नहीं थे उस टाइम पे, पर वो उसी फ्लैट में रहते थे। उनकी 2017 में 109 रैंक थी, 109 रैंक थी उनकी। उन्होंने मुझे जो इनिशियल गाइडेंस प्रोवाइड करवाई, वो मेरे लिए बहुत काम आई। वो चीज मेरे लिए बहुत काम आई। तो अब तब उनकी गाइडेंस के हिसाब से मैंने अक्टूबर नवंबर तक ना मेजरली कोर्स खत्म कर लिया था। बहुत सारा कोर्स खत्म कर लिया था मैंने। पर नवंबर तक आते आते वो दवाइयों ने असर दिखाना चालू कर दिया और मैं एकदम चिल हो गया। मैं पढ़ाई लिखाई एकदम छूट गई, क्योंकि प्रेशर आता गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब नहीं पढ़ना। तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक मेरा पूरा टाइम खराब हो गया मेरा इन मेडिकेशंस के चक्कर में।
मेरी भी गलतियां थी और मेडिकेशन का भी इशू था। तो अप्रैल में मैं शिफ्ट हो गया वापस अजमेर, मेरा होम टाउन अजमेर है। तो मैं दिल्ली से अजमेर आ गया। तो मेरी दवाइयों से जो है कट ऑफ हुआ वहां पे, तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मई के अंदर एग्जाम है, एक महीना बाकी था इफेक्टिवली। अब क्या होता है कि जब आप 4-5 महीने पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपके ऊपर एकदम से प्रेशर बिल्डअप होता है। उस टाइम ध्रुव भैया जो थे, जो मैंने अभी बताया था, ध्रुव मिश्रा करके जो थे, उनको मैंने कॉल किया कि सर, कि भैया अब ना मुझे मतलब एक महीना रह गया, मेरी पढ़ाई हुई नहीं है इतनी मेजरली, मतलब आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे अभी। तो उनका ये था कि मैं जो जो बोलूँ वो तेरे को करना है 1 महीने तक, जो जो तेरे को मैं बोलूँ वो तेरे को करना है। तो वो मेरे को रोज का टारगेट देते थे। ही वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मतलब उनकी जो गाइडेंस मिली है, मैं अभी तक, ठीक है, वो सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो चुके थे, पर वो मेंटर हैं मतलब मेरे लिए, वो मतलब एकदम पूजनीय टाइप हैं। कि उनकी इनिशियल जो मेरे को गाइडेंस मिली उसकी वजह से मेरे को इनिशियल जो बेस बना वो काफी अच्छा बन गया था। तो वो रोज के बेसिस पे मेरा टारगेट देते थे और रोज मेरे से अपडेट लेते थे। इवन दो ही वॉज सिलेक्टेड, उन्होंने मेरे को रेगुलरली टाइम देना चालू किया कि तेरा आज ये टारगेट है, तेरे को ये कंप्लीट करना है, और तेरे को रात को अपडेट देनी है मेरे को करंट अफेयर से रिलेटेड। तो उन्होंने पॉलिटिक्स से स्टार्ट कराया। तो इवन दो मैंने एक महीना प्रॉपरली तैयारी की थी, 4-5 महीने में तैयारी नहीं हुई थी, मैं प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ, नहीं होना था क्योंकि मेहनत जरूरी होती है। पर वो एक महीने में जो मैंने मेहनत की थी, मैं 2 नंबर से रहा था बस। वो मतलब बहुत सेटबैक भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं और थोड़ी तैयारी कर लेता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। लेकिन मेरे को वहां पे रियलाइजेशन भी हुआ कि मेरे अंदर एक है, मतलब मैं कर सकता हूँ इस चीज को। तो मैं इसको कवर अप कर सकता हूँ, जब एक महीने में मैं इतना पास आ सकता हूँ, तो और अच्छे से और करूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अ, अब क्या होता है कि जब आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो तो फिर आपके पास पूरा साल भर होता है। आदमी जब प्रीलिम्स में पहली बार फेल होता है तो बहुत डिप्रेस हो जाता है। खास करके वो लोग जो मेंटल हेल्थ इशू से कॉप अप कर रहे हैं वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो 3-4 महीने उसी में निकल जाते हैं। तो जब तक ये लोग मेंस देते हैं, तब तक जो वापस जो तैयारी करने वाले होते हैं वो टाइम पास ही कर रहा होता है 4 महीने, है ना। फिर मेरे को अक्टूबर में रियलाइजेशन हुआ कि यार वापस प्रीलिम्स आ रहा है, वापस तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने अक्टूबर में सीरियसली तैयारी की। और ये थी पहली अटेम्प्ट की जर्नी पूरी। तो आगे तो बहुत बहुत आए हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हैं करने को इस पर तो किताब लिखी जा सकती है, पर ठीक है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। तो वो भी काफी अच्छी रही। मेंटर्स मिले, दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले। ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी बात करते हैं, जो पहले साल में मिले हैं। कुछ सेलेक्ट हुए हुए हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो ये जर्नी बहुत अच्छा एक अनुभव देती है आपको और बहुत कुछ सिखाती है। तो अच्छा है, काफी अच्छी रही है जर्नी। तो सर, नॉर्मली आप क्या सजेस्ट करेंगे एक एस्पिरेंट को कि वो क्या मिस्टेक्स अवॉइड करे, अगर आपके एक्सपीरियंस में पूछा जाए, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए ऐसी कौन सी 3-4 मिस्टेक्स है जो आपको लगता है आप अवॉइड कर सकते थे, और जिसके कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज भी बहुत टॉपर्स बोलते भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग भी बोलते हैं, मेरे को भी शुरू में बोला गया था, लिमिट योर रिसोर्सेज। वो जो एक महीना मैंने बताया था ना, वो जो एक महीने का टाइम था, उसमें मैंने तैयारी की थी प्रॉपरली प्रीलिम्स के लिए। मैंने एक एक सोर्स रखा सब चीजों का, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। तो क्या हुआ था कि मुझे जो ध्रुव भैया के थे, तो उन्होंने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए थे। तो वो एक ही सिंगल सोर्स था, मैंने बिलीव रखा कि हाँ इसके अंदर से चीजें आएंगी। आर्ट एंड कल्चर, कुछ कुछ नोट्स उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे मेरे को, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाए थे उन्होंने। तो मैंने रेगुलरली उनको, सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज किया। क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्सेज रखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे और रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो मेरा इतना पास पहुंचने का, कट ऑफ के इतना पास पहुंचने का एकमात्र रीजन ये था कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज को बार बार रिवाइज किया था। तो सेकंड टाइम जब मैंने सेकंड सेकंड प्रीलिम्स मेरा निकला था, तो मैंने वहां पे मिस्टेक्स करना छोड़ दिया था। कि मुझे टेस्ट सीरीज एक लगाओ आप, लोग क्या होते हैं कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाते हैं, 10 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, है ना, और एक टेस्ट सीरीज रिवाइज नहीं होती है। एक टेस्ट सीरीज लगाओ आप। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाई, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाई थी, और जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको बार बार रिवाइज किया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा आराम से निकला, बहुत अच्छे से कवर हुआ। तो वो काफी, मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लिमिट कर लो अपने रिसोर्सेज और बिलीव करो उनके अंदर कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग भी वही पढ़ रहे हैं, कि मेरे को नहीं आएगा तो किसी और को नहीं आएगा। ये फोमो एक बहुत खराब चीज है इस एग्जाम के अंदर। वो क्या करती है कि आपको टिकट, वो आपको बुक कलेक्टर बना देती है, तो आप कलेक्ट ही करते रहते हो और आपसे पढ़ा नहीं जाता चीजों को लेके।
तो मल्टीपल रिविजन्स, एक टेस्ट सीरीज, एक या दो टेस्ट सीरीज मैक्सिमम, मल्टीपल रिविजन्स उन टेस्ट सीरीज का भी। और है ना, एक मेंटर ढूंढ लो जो आपको गाइड करे। एक प्रॉपर मेंटर होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि निकाल लेते हैं पहले अटेम्प्ट में, अंदर उनके अंदर इतना मतलब मेरे को लगता है कि समझदारी होती है। कुछ लोग बहुत मेच्योर हो जाते हैं एज एज वाइज। कुछ लोग 30 साल में भी मेच्योर नहीं होते हैं, कुछ लोग 21 साल में बहुत मेच्योरिटी शो कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ मेच्योर लोग जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि तैयारी कैसे करनी है। पर मोस्ट ऑफ द लोग जो बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको मेंटरशिप मिलती नहीं है, तो वो एकदम घूमते रहते हैं गोल चक्कर कि कहाँ क्या करना है, तो बाहर नहीं निकल पाते उस चक्रव्यूह से। अब मुझे सबसे अच्छी चीज ये रही थी कि मुझे मेंटरशिप मिल गई थी अपने इनिशियल फर्स्ट डे के अंदर। जब मैं गया ना, वो बाई लक थी, वो वहीं पे ही थे। और वो सेलेक्ट भी हो चुके थे। वो उन्होंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था और दूसरे अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो गया था, वो आईएफएस बन गए थे। तो मैं बहुत लकी था इस केस के अंदर कि मुझे मेंटरशिप मिल गई थी। मैंने उसकी वक़्त नहीं की, मैंने उसका इंपॉर्टेंस नहीं दिया उस टाइम पे उतना। पर वो मेंटरशिप, जो इनिशियल मेंटरशिप थी, वो मेरे आज भी काम आती है। वो मेरे को एक एहसास है कि क्या करना है आपको। एक स्ट्रीमलाइन कर दिया उन्होंने मेरे थॉट प्रोसेस को कि यही करना है आपको। तो ये तीन चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो टेक्नोलॉजी मतलब जैसे एआई का काफी आज बढ़ता हुआ रोल है पूरे दुनिया में ही हर सेक्टर में। तो एआई प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको अगर कंबाइन करके आपको एक ऐसा माइक्रो एनालिसिस दे रहा है हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, और उसके बेसिस पे आपको ये बता रहा है कि आपको आपकी प्रिपरेशन कौन से एरिया में कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है आपको ये कितना हेल्पफुल होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने में, या फिर जैसा आपने बताया कि कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल भी हो जाता है तो उसको सेकेंड अटेम्प्ट में वो जो गैप है जो कट ऑफ से दूर रहने की, उस गैप को भरने में और कट ऑफ से काफी कंफर्टेबल स्कोर क्लियर करने में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके एक्सपीरियंस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई भी बोलते हैं, मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले सालों में। अभी भी कर रहा है। मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ इसको, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बताऊंगा ही मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बताना चाहूंगा इसको। कि क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने यूज नहीं किया इसको, पर मेंस में मैंने बहुत यूज किया है। जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी में है वो अपडेटेड 2021 तक का ही डेटा जितना भी रेलेवेंट है। अभी चैट जीपीटी 4 भी है, उसके अंदर कुछ करंट इश्यूज भी आए हैं, करंट जो चीजें हैं वो भी आना चालू हुई हैं। मेरे कुछ लोग दोस्त हैं, या मैंने भी जो अभी प्रिपरेशन की थी थोड़ी बहुत, जो मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने 1 साल का गैप लिया है, तो हमने चैट जीपीटी का काफी यूज लिया चीजों को प्रिडिक्ट करने के अंदर कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले हमने उसको ट्रेन कराया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में आए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इस टाइप के आंसर्स होने चाहिए। जैसे आजकल एग्जाम्पल और उसका बहुत रोल चल रहा है मीन्स के अंदर भी। तो आप उसके हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो पूरे आंसर को, पर्टिकुलर उसके अंदर डाल के। पर ये हमें खुद से करना पड़ता है, मैनुअल जॉब है। तो मुझे उस टाइम ये रिक्वायरमेंट हुई कि यार कोई अगर इसको प्रॉपरली करके दे कि यार ये जो एरियाज हैं, 1 साल का अगर अपन न्यूज एनालिसिस देखें, या पिछले साल का अपन इसका पैटर्न देखें, या पिछले 10 सालों का पैटर्न देखें यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स या मेंस का, तो कहाँ से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई माइक्रो एनालिसिस करके देखिए यार आपको ये पढ़ना, टारगेटेड स्टडी करनी है। तो वो स्मार्ट स्टडी होगी मेरे लिए। क्योंकि गधा गधा मार जो, जिनको गधा मार क्या बोलते हैं, इसको तैयारी बोलते हैं ना, वो बहुत मतलब वो ऐसा ही होता है कि आप गधे की तरह तैयारी किए जा रहे हो। आप में स्मार्ट वर्किंग नहीं है। और वो अभी तक तो यही था नहीं, तो खुद से ही करते थे। पर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये होता और कोई माइक्रो एनालिसिस करके देता तो काफी बेटर रहता मेरे लिए। मुझे ये बता देता कि यार मेंस में ये टॉपिक्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये प्रिपरेशन करना। तो एटलीस्ट मैं उनके ऊपर फोकस करता। और एआई इतना केपेबल है इस टाइम पे क्योंकि उसके पास डेटा बहुत है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा हैं, मल्टीपल जगह से डेटा आ रहा है, करंट से डेटा आ रहा है, हर जगह से डेटा आ रहा है। तो वो बेटर है एनालिसिस करने के अंदर कि किस जगह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है। सिमिलर वे में करंट अफेयर्स का आजकल रोल बहुत बढ़ रहा है प्रीलिम्स के अंदर। इसका का पेपर देखें तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब अगर कोई आदमी पहली बार अटेम्प्ट में उठ के जाएगा तो उसका उसकी हालत खराब हो गई थी इस बार।
जो नॉर्मल लोग थे उनकी हालत खराब हुई थी इस पेपर में। इस बार 2018 से मैं पेपर दे रहा हूँ, और कट ऑफ जो है रेगुलरली कम हुए जा रहे हैं। मतलब मैंने इंक्रीज होते हुए नहीं देखा। तो पेपर की टफनेस, इंटेलेक्चुअल लेवल तो कम नहीं हुआ है लोगों का। बच्चे आज भी अच्छे आ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले। ऐसा तो नहीं कि बच्चे ही बेवकूफ आ रहे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है इसका। तो मुझे लगता है ना कि पेपर का टफनेस लेवल बढ़ रहा है, तो रैंडमनेस काफी बढ़ रही है पेपर के अंदर। और वो रैंडमनेस को फिर ना स्मार्ट तरीके से ही उसको टैकल किया जा सकता है मेरे हिसाब से। ए इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन विद ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि आपके पास मेंटरशिप भी हो, एक ह्यूमन हो आपके पास मेंटर प्रोवाइड करवाने वाला हो, और एक एआई हो जो आपको बता सके कि हाँ, आपको कहाँ पे तैयारी करनी है। तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ना काफी अच्छा रहेगा। सर आपके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कितने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए? 2019 में सेलेक्ट हुए थे धनंजय सिंह यादव। 94th या 96th रैंक थी उनकी। पीएसआईआर से थे, पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 96th रैंक लाए थे वो। उन्होंने एक साल प्रॉपरली तैयारी की थी, मतलब 2 साल पूरी तैयारी हुई थी, एक साल तैयारी की थी उन्होंने। उन्होंने 7 महीने पहले से प्रीलिम्स चालू कर दिया था। और मुझे ये लगता है, पर उन्होंने पिछले जो 5 महीने थे उसके अंदर मेंस का पूरा कंप्लीट कर लिया था। 7 महीने उन्होंने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए दिए थे। तो मेरे हिसाब से अगर जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको 6 महीने से 5 से 6 महीने मिनिमम प्रीलिम्स के लिए देना चाहिए। जिसका प्रीलिम्स बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए वो सी सेट में जा रहा है कि वो जीएस के अंदर जा रहा है। अभी करंट सिनारियो में मेरे हिसाब से सी सेट के अंदर जो है ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो वो आइडेंटिफाई करके 4-5 महीने का टाइम मिनिमम देना चाहिए। और जो बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, मेरा भी 2-3 बार लगातार हुआ है, को लगता है कि 2 महीने सफिशिएंट लगते हैं हमें। 2 महीने में क्योंकि चीजें रिवाइज करनी होती है आपको, क्या एक बार पैटर्न समझ में आ जाता है ना कि यूपीएससी का पैटर्न ये है। क्योंकि मोस्टली क्या रहता है, गैस का बहुत ज्यादा रोल रहता है आपको। यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 25-30 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। अब 25-30 क्वेश्चन के ऊपर आपकी कट ऑफ तो नहीं निकलेगी, ठीक है। फिर आपको तुक्केबाजी या गैस वर्क जो अपन बोलते हैं, इंटेलिजेंट गैस वर्क जिसको बोलते हैं अपन, तो अब उसका ये रहता है कि आपको गैस वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो अब अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग गैस कर रहे हैं। लेकिन वो गैस जो होता है वो हम लोग कहीं ना कुछ पढ़ा हुआ होता है। और ना बार बार पेपर देने के बाद ना आइडिया लग जाता है कि ये पता है ये चीज, मतलब ये आइडिया लग जाता है। और आपको इंट्यूशन होता है एक बहुत जबरदस्त, एक इंट्यूशन का बहुत बड़ा खेल है। तो वहां पे आप इंट्यूटिवली खेलते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये हमें आंसर लग रहा है। और मोस्टली वो करेक्ट होता है। तो जो मल्टीपल टाइम सेलेक्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर उनको 2 से ढाई महीने के लिए, जो बार बार प्रीलिम्स के अंदर फेल हो रहे हैं उनको मिनिमम 5 महीने देने चाहिए। और जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको 5 से 6 महीने मिनिमम देने चाहिए। तो सी सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि सी सेट पे नंबर नहीं आ रहे। मैं भी पिछले साल जस्ट पास हुआ था। आई एम एन इंजीनियर। मेरे 2018 के अंदर 150 नंबर थे सी सेट के अंदर, और 2022 के अटेम्प्ट के अंदर मेरे 68 नंबर थे। तो इतना बड़ा गैप आया है। तो पेपर तो टफ हो रहा है। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करके ये बताइए कि सीसैट के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, और अभी के जो जैसे चेंजिंग सिनेरियो है, जो लास्ट ईयर का अभी आपने देखा होगा, अ, बहुत ही अलग डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं सीसैट के लिए, तो इस सिचुएशन को कैसे कोप अप किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, एक तो ये ना नोशन बना हुआ है कि इंजीनियर होगा तो सी सेट निकाल लेगा। पहले तो दिमाग से निकालो, है ना। जितना जितना कोई आर्ट्स वाला बंदा है, कॉमर्स वाला बंदा है, जितनी तैयारी कर रहा है सी सेट के लिए, उतनी तैयारी इंजीनियर के, स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए है ये। उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी, उतनी प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ेगी। सी सेट टफ हो रहा है डे बाई डे। सेकेंड चीज है कि स्पेसिफिकली मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। मेरा फोकस रहता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। मैं 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते थे उनको रिलीजियसली फॉलो करके जाता था, उनको सॉल्व करके जाता था मैं प्रॉपर, कि मुझे प्रॉपर बैठ के 3 घंटे सॉल्व करना ही करना है। आप अगर कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होंगे उनको हटा दीजिए, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेटिव थीम पे होते हैं। और हर हर आदमी का ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे मेरा जो है, पैराग्राफ्स के अंदर बहुत कम गलत होते हैं आंसर्स, है ना। ये मुझे रिकॉग्नाइज हो गया था, रियलाइज हो गया था 2018 के अंदर, कि मैं अगर 100% पैराग्राफ्स कर रहा हूँ तो मेरी 90% एक्यूरेसी आती है उसके अंदर। तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब उसके लिए मैंने क्या किया मुझे पता नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिकली अच्छा है वो। मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड टेस्ट है तो एप्टीट्यूड मेरे हिसाब से मेरा वो बेटर है उस केस के अंदर। कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मैथ्स बहुत अच्छी करके आते हैं, मेरी मैथ्स हिलती नहीं है मेरे से, क्योंकि बहुत
बहुत टाइम लग जाता है उसके अंदर, मैं थोड़ा पैनिक कर जाता हूँ उस सिचुएशन में। अ, अगर पहली चीज, अगर आपको सी सेट टफ लगता है तो आजकल बहुत सारे कोचिंग मटेरियल अवेलेबल हैं। आप कोचिंग कोई भी अच्छा जो पढ़ाता हो सी सेट की, पर उससे टाइम जाएगा। पर लेकिन ये है कि आपको पास होना है तो मेरे हिसाब से आपको अटेंड कर लेनी चाहिए। सेकेंड चीज है कि अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है सी सेट के अंदर तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोचिंग से इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। कैट की बुक, कैट की या जो भी एप्टीट्यूड की, बेसिक एप्टीट्यूड की किताब होती है, जैसे उन्होंने बोला 10वीं तक की जो मैथ्स आएगी या एप्टीट्यूड आएगा वो 10वीं तक का आएगा, 10th तक का आएगा। तो उस लेवल की जितनी भी किताबें होती है आप रेगुलरली, जैसे सपोज खाना खा, आप बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, खाना खाने के बाद आदमी को बहुत आलस आता है कि यार अब कौन तो पढ़ाई करेगा या जीएस कौन करेगा आप बैठ के, क्योंकि दिन भर आप पढ़ रहे होते हो। तो रात को 1-1.5 घंटा आप सी सेट लेके बैठ जाओ। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा रेगुलरली, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इजी लगने लगेंगी चीजें। तो मेरे हिसाब से रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सी सेट। सर अभी थोड़ा सा मेंस पे आते हैं। आपने सर जो अपना ऑप्शनल है वो कैसे चूज किया, और कोई भी कैंडिडेट ऑप्शनल चूज करते वक्त किन दो तीन चीजों का ध्यान रखे, कि मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पर्टिकुलरली स्कोरिंग है इसलिए लेना चाहिए, या आपका उसमें इंटरेस्ट है इसलिए लेना चाहिए? आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? यार मेरा ना बहुत बहुत फनी स्टोरी है मेरी एक्चुअली में ऑप्शनल लेने की। मैंने पहले फिलोसफी लिया था, फिलोसफी ऑप्शनल था, मुझे आइडिया नहीं था ऑप्शनल कैसे लिया जाता है। फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो अब वापस मैं ध्रुव भैया को लेके आऊंगा, तो उनके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल था। अब ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ के देखा तो मुझे समझ में नहीं बैठा, बहुत एक तो लेंदी चीज थी और मुझे मजा सा नहीं आया उसके अंदर। तो मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले, कोई इंटरेस्टिंग मतलब बढ़िया सा कुछ मिले ऑप्शनल। तो मेरे पापा हैं, उन्होंने यूपीएससी दे रखा है, उन्होंने आरपीएससी भी दे रखा है, तो उनके पास फिलोसफी ऑप्शनल था। तो उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू एक बार ट्राई कर, छोटा सब्जेक्ट है, इजीली कवर कर सकते हैं और ज्यादा डायनेमिक पोर्शन भी नहीं है इसके अंदर, तो एक बार फिलोसफी पढ़ के देख ले। तो मैंने फिलोसफी थोड़ा बहुत पढ़ा। अब थोड़ा बहुत पढ़ा तो मेरे को ठीक लगा कि चलो ठीक है ये ले लेते हैं। मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने चल ठीक है पापा ने लिया था तो पापा से बात भी हो जाएगी इस बारे में, उनको आइडिया भी रहेगा और वो भी। अब मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि ये सब हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, और अपन अपना क्या हाल हो गया है कि हम लोग बीच के रह गए हैं ना, इंग्लिश अच्छे से आती है ना हिंदी अच्छे से आती है ना, दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं, फिलोसफी। तो अब उसमें क्या होता है कि आप या तो इंग्लिश में अच्छे से पढ़ो या हिंदी में अच्छे से पढ़ो, आप दोनों में नहीं पढ़ सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इसको लेके, जो मुझे बाद में रियलाइज हुई, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में टीचर है ना सारे हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वो कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं। तो अब मेरा तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो गया, मैं प्रीलिम्स में फेल भी हो गया। तो फिर मैंने कहा कि फिलोसफी नहीं चल पाएगी, तो एक साल तो फिलोसफी में चला गया मेरा। सेकंड सेकंड ईयर जो था वो मैं, अब मेरे को ऑप्शनल चेंज करना था, मैंने कहा कि अब मैं अच्छे से पढ़ के करूंगा। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, मैंने सारे ऑप्शन देखे, फिर मैंने फाइनलाइज किया सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी की मैं बाहर से मार्केट से वो लेके आया, नोट्स वगैरह जो होते हैं वो लेके आया। तो मैंने पढ़ के देखा, मुझे बहुत, सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, लोगों को जिनको समझ में आता है उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो सेलेक्ट हुआ है, वो इज एन आईआरएस ऑफिसर और वो सोशियोलॉजी से सेलेक्ट हुआ है। सोशियोलॉजी पर मुझे मजा नहीं आया उसके अंदर, तो मेरा एक दोस्त है आदर्श करके, ही इज जीएएस राइट नाउ, गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उसकी फर्स्ट रैंक आई थी, और उसका यूपीएससी नहीं निकला था, उसके पास पीएसआईआर था ऑप्शनल। तो मैंने कहा चल एक काम कर, तू मुझे समझा, मुझे कोई भी टॉपिक लेके रैंडमली, वो फासिज्म पढ़ रहा था उस टाइम पे, उसने मेरे को समझाया पीएसआईआर का टॉपिक, और मुझे ना वो बहुत अच्छा लगा, मतलब मजा आया पढ़ने में कि यार ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने इंटरेस्ट को थोड़ा ऊपर रखा, और पीएसआईआर के अंदर बच्चों के नंबर भी आ रहे थे, तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी और नंबर भी अच्छा आ रहे हैं लोगों के। ऐसा नहीं है, पीएसआईआर में हर साल जो है नंबर, लोग नंबर ला रहे हैं, 316 नंबर भी आ रहे हैं, 300 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, 200 नंबर, 280 नंबर भी आ रहे हैं लोगों के, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। तो मुझे उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है, जिसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ 3-4 साल तक, और ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, कंटिन्यूअसली स्कोर कर रहे हैं, मतलब इसमें कभी मैंने रिसेशन आता हुए नहीं देखा, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हालत हुई, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की हालत हुई, वैसे सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुई थी। तो ये दो फंडे मेरे को क्लियर हो गए। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, और फिर मैंने पहले जो शुभ्रा मैम, इसके अंदर मैं नाम लेना चाहूंगा मैम का, क्योंकि एक ही टीचर हैं जो अच्छी हैं, और मैंने गलतियां भी की थी कि मैंने एक दूसरे टीचर को उठा लिया था,
उस केस के अंदर। पर मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स मंगाए वहां से, और मैंने रियलाइज किया कि मैम के नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आता है ना। अगर आपको मैम के नोट्स बाय हार्ट पता है और आपको लिखने की शैली आती है, देन यू कैन एक्सेल इन दिस एग्जाम इन PSIR पर्टिकुलरली। फिर मैंने शुभ्रा मैम की कोचिंग ज्वाइन की PSIR को लेके। 4-5 महीने का मैम का कोर्स रहता है, और बहुत मजा आया मैम को। एक्चुअली मैम को क्लैरिटी है कि वो क्या पढ़ा रही हैं, और मैम को अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे को क्या समझ में आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा, कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, और कैसे बच्चे को पढ़ाना है। ये मैम को बहुत अच्छे से पता है। मैम भले ही मैम को सब कुछ नहीं आता हो, पर एक बहुत अच्छी बात है कि मैम को ये पता है कि UPSC को क्या चाहिए और बच्चे को क्या समझ में आता है। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है मैम के पास ना, वो बहुत फायदा देता है मेरे हिसाब से। वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में भी इतना स्कोर इसलिए कर रहा है क्योंकि टीचर अच्छे हैं। दो चीजें मैं मानना चाहूंगा, एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपका कि आप उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सको, और दूसरी चीज है कि वो स्कोरिंग होना चाहिए। अब लोग ये बोलते हैं कि यार स्कोरिंग तो आप एक्सेल कर लोगे, जिस सब्जेक्ट में हो वो उसमें स्कोर कर लोगे। तो देर आर एक्सेप्शंस, सो टॉपर्स आर एक्सेप्शंस, है ना, वो अलग चीज है। अब आप बात करोगे श्रुति शर्मा की, जिनकी जो रैंक है, श्रुति शर्मा मैम जो है जिनकी रैंक है, फर्स्ट रैंक आई थी हिस्ट्री से, तो वो हिस्ट्री में काफी टाइम से पढ़ रही हैं। उनका कमांड है उस सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप इंजीनियरिंग से आके बोलो कि नहीं मैं हिस्ट्री में कमांड ले आऊंगा 1 साल के अंदर, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा इंटेलिजेंटली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ऑप्शनल को। सर, जैसे आपने मेंशन किया है कि आपने मल्टीपल इंटरव्यूज फेस किए, पर्सनालिटी राउंड जिसे हम कहते हैं यूपीएससी में, तो सर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस शेयर कीजिए जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे, जो व्यूअर्स के लिए कुछ सीख बने। और पर्टिकुलरली अपने फॉरेस्ट सर्विस का एंगल से जो इंटरव्यू दिया है, तो उसका कुछ अलग से बताइए आप कि कैसे उसका डिफरेंस होता है। तो ये भी थोड़ा ट्रेजिक है मेरे लिए, CSE और फॉरेस्ट का। तो मेरा सेम बोर्ड था, CSE के अंदर भी और फॉरेस्ट के अंदर भी। तो मैं पहले बोर्ड में गया, मेरा हिंदी मीडियम था, और मैंने हिंदी मीडियम चूज किया था कि मेरे को लगता है कि मैं हिंदी में ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ चीजों को। क्योंकि शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ाई हुई थी मेरी, और बाद में इंग्लिश मीडियम में गया कॉलेज में, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच हो गया। तो मुझे लगता है कि हिंदी में थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ मैं। पर 2021 में ये हुआ था कि आपका रिजल्ट आया था 17 मार्च को। 17 मार्च को रिजल्ट आया था। 24 मार्च तक आपको डेफ भरना था, और 1 या 2 अप्रैल से आपके इंटरव्यूज चालू थे। और पहला इंटरव्यू था मेरा। तो आदमी में पहला इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्या रहती है कि बहुत एक्साइटेड हो जाता है। पहले इंटरव्यू में बहुत एक्साइटेड रहता है कि मैं ही राजा हूँ, इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि अब तो बस पास में ही आ गया, अब तो UPSC सेलेक्ट हो ही जाएंगे, क्या ही है, पास में ही तो है। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है चीजों में। तो दोनों मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत गलत हैं UPSC इंटरव्यू के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उस टाइम पे। गाइडेंस की बहुत कमी रहती है। जब आप सिविल सर्विसेज इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस प्रॉपर्ली मिले आपको। पर्सनैलिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है। पर्सनैलिटी एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत आराम से धीरे धीरे बनती है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पूरी जिंदगी जो आपने जैसे बिताई है, वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता ही है। तो पहले इंटरव्यू में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पहले मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं हिंदी में अच्छे से बोल रहा था। इंटरव्यू के 7-8 दिन पहले एक मेरे से बहुत बड़ी गलती ये हुई थी कि अ, एक अच्छी चीज ये हुई थी मेरे से कि मेरा फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था, और फॉरेस्ट में सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हो गया था मेरा 7-8 दिन पहले। 14 फरवरी 14 अप्रैल को रिजल्ट आया था ये, और 24 अप्रैल को 25 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो काफी बूस्ट अप हो गया था कि यार चलो, मतलब मैं फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि 28 दिन पढ़ाई की थी मैंने फॉरेस्ट के लिए, 28 या 27 दिन पढ़ाई की थी मैंने, और 2 ऑप्शनल थे। 27 दिन में 2 ऑप्शनल कवर किए, और फिर मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया उसके अंदर। क्योंकि उस साल 2021 के अंदर 17 जनवरी को एग्जाम निपटे थे। कोरोना की थर्ड वेव थी, घर के अंदर सब बीमार थे, मैं घर के अंदर बैठा था। 27 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट था, मैं एक 1 फरवरी तक तो घर पे था। 4 फरवरी को मैं दिल्ली पहुंचा। 4 फरवरी से 27 फरवरी तक मैंने तैयारी की, और मैं एग्जाम देके आ गया था। तो मेरी काफी बूस्ट था कि मैं 14 तारीख को मेरा जब रिजल्ट आया और मेरा इंटरव्यू का कॉल आया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो वो और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। मैं कॉन्फिडेंट था, थोड़ा और कॉन्फिडेंट भी था मैं। 8 दिन पहले मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया मॉक इंटरव्यू देने। उन्होंने जो डीमोटिवेट किया मेरे को बहुत। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जब 7-8 दिन पहले कोई डीमोटिवेट कर दे, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस उड़ जाता है।
तो मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट में आ गया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं क्या ही करूंगा, अब मैंने टाइम खराब कर दिया। दिन भर थॉट्स चलने लगे, तो पढ़ाई तो गई साइड में, और वो थॉट्स आ गए फ्रंट के अंदर। तो जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, और वो आप अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो लेके जाते हो आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। जो वो 8 दिन गए ना, मेरे इतने एंग्जाइटी में गए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरा इंटरव्यू जो था, मेरे को अभी भी रियलाइज होता है कि इतने मॉक इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए थे, ये गलती मैंने वापस दोहराई इस 2022 के इंटरव्यू में भी। उन्होंने मेरे को नंबर दिए थे, जो मॉक पैनल था उन्होंने मेरे को नंबर दिए थे 145 नंबर। मैंने कहा यार 145 नंबर 8 दिन पहले आ रहे हैं, तब इंटरव्यू में तो चांसेस है ही नहीं सिलेक्शन होने के। और मेंस मुझे लगता नहीं कि इतना बढ़िया गया होगा कि मेरे ज्यादा नंबर आए होंगे, क्योंकि आपको आइडिया तो रहता नहीं कितने नंबर आएंगे आपके। तो फिर मैं कैलकुलेशन उस टाइम बैठाने लगा कि चलो इतने नंबर आएंगे, अब सिलेक्शन तो नहीं होना है, ये वो, तो पूरा अंडर कॉन्फिडेंस चला गया। और टीसीए अनंत सर का बोर्ड आया मेरा। टीसीए आनंद सर थे, बोर्ड आया उनका, हिंदी मीडियम था। एक दिन पहले मैंने बेवकूफी ये की कि मैं किसी टॉपर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के चला गया। एक टॉपर हैं जिनका टेलीग्राम, मतलब वो यूपीएससी के टॉपर ही हैं, जिनका टेलीग्राम काफी फेमस है वो, है ना। तो वो काफी बताते रहते हैं बच्चों को, प्रिडिक्शन भी करते रहते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। अब मैं उनका एक दिन, एक रात पहले, मैं उनका टॉपर, क्योंकि मेरा दिन के अंदर था, ये मेरा आफ्टरनून स्लॉट था, जो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो सुन के चला गया। अब क्या होता है कि जो लास्ट चीज आप सुनते हो वो आप इमिटेट करने की कोशिश करते हो वहां पे, और उन्होंने भी हिंदी में दिया था। अब मेरी गलती हुई कि वो उनका नेचुरल वे था, मेरा नेचुरल वे वो नहीं था, पर मैंने वैसा इमिटेट करने की कोशिश की, तो वो बैकफायर कर गया ये चीज। और मेरा 124 नंबर इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। अब रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो डिप्रेस हो गए फिर से कि क्या ही चल रहा है। तो मैंने कहा कि यार चलो इस साल का प्रीलिम्स स्किप करते हैं, पर फिर कहा कि चलो अब आ ही गया प्रीलिम्स, दे देते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स दिया, फिर वापस मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू आया। फॉरेस्ट के अंदर सेम बोर्ड था, टीसी आनंद सर का एक बोर्ड था, और वो मुझे पहचानते थे। तो मैं बाहर बैठा था, टीसी आनंद सर के बोर्ड रूम के बाहर बैठा था। बाहर एक कुर्सी होती है, तो आपको बैठना होता है वहां पे। तो वहां पे जो चपड़ासी थे, जो क्लर्क थे वहां पे, उन्होंने बोला कि आप पहले भी सीएससी का इंटरव्यू दे चुके हो क्या। मैंने कहा दे चुका हूं मैं। तो मैंने बोला कि अगर आपको याद है तो सर को भी याद होगा। तो उसने बोला कि सर को कोई चीज, सर कुछ चीज नहीं बोलते, सर को सब याद रहता है। तो अब मेरा बाहर इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि मैं अंदर गया तो मेरा शक्ल मतलब उतरी हुई थी। तो फिर मेरा वो इंटरव्यू, फिर वो खराब चला गया पूरा, मतलब वो भी अंडर कॉन्फिडेंस में पूरा खराब चला गया। तो अब जब आप लगातार 2 इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आते हैं आपके, मेरे 124 नंबर आए सिविल्स के इंटरव्यू में, और 150 नंबर आए फॉरेस्ट के इंटरव्यू में, जो कि थे अप्रोक्सीमेटली 50% मार्क्स, जो कि बहुत बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं किसी भी एंगल से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था पहले इंटरव्यू का। और फिर सेकेंड इंटरव्यू का भी ये रहा कि अब क्या होता है कि आप बैगेज लेके चलते हो। आप लोग बोलते हैं कि पुराना बैगेज लेके मत चलो, पुराना बैगेज लेके मत चलो, ये मत करो, मेरी आदत खराब है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे से कॉप अप है, मेरी एक कलीग हैं, उनके पिछली बार 142 नंबर थे, पर इस साल वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी हैं, और 182 नंबर आए, 182 मार्क्स आए, तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया काफी, 50 नंबर का, 40 नंबर का इम्प्रूवमेंट था उनका। पर उन्होंने अच्छे से कॉप अप कर लिया उस चीज को, कि उन्होंने पिछला बैगेज नहीं लिया। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं पिछला बैगेज लेके गया था। तो मैंने इस साल वो चीजें की, 2022 का इंटरव्यू में भी मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए। मैंने मतलब कम से कम 15-20 मॉक इंटरव्यूज दिए, जो कि नहीं देने होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग ओपिनियन मिल जाते हैं और बहुत हैपजार्ड हो जाते हो, आपका नेचुरल फ्लो रहता ही नहीं है। जिस दिन मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था, उस दिन मैं रात भर नहीं सो पाया। मैं रात भर नहीं सोया। जब आप रात भर नहीं सोते हो, और मेरा क्या बोलते हैं उसमें, आफ्टरनून में था, मॉर्निंग में होता तो स्टिल मैं कर लेता उसको कॉप अप, कि भाई थोड़ी नींद में चला भी जाता तो मेरे को चलता। पर वो दिन में था, और मेरा फोर्थ नंबर था, फिफ्थ नंबर था मेरा। तो आप मान लो कि 4, 4:30 बजे मेरा आया था, तो आप मान लो कि मैं पिछले दिन भर नहीं सोया, और उसके दिन भर भी नहीं सो पाया। और मैं जब वहां पे, जब क्या होता है कि एक जगह होती है यूपीएससी के अंदर जहाँ पे आप जाके बैठते हो, और वहां पे आपको अलॉट होते हैं कि भाई यहाँ पे इतने ये बोर्ड आपको अलॉट हुआ है। वहां पे जाके मैंने आधे 1 घंटा नींद निकाली। तो जब सब काम कर रहे थे, सब जब बच्चे वहां पे बैठे थे, तो मैं वहां पे सो रहा था कि यार थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और मैं अच्छे से कर लूंगा। एंजाइटी थी, स्लेप डेप्रिवेशन था,
फिर मैं चला गया अंदर। फिर इस बार प्रीति सुदान मैम का बोर्ड था। तो अच्छा चला, वो इंटरव्यू ठीक चला। इंटरव्यू ठीक चला, पर वो जो लास्ट मैम थी, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मेरा दिमाग, अब उनमें जवाब कैसे दूं? मुझे उनका पहला क्वेश्चन ही था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोदी मीडिया। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब मैं क्या जवाब दूं उसके अंदर? अब ये तो नहीं बोल सकता कि मैम आई डू नॉट नो अबाउट इट, आई एम सॉरी। तो वो लगता है कि ये क्या बेवकूफ आदमी है, कि मतलब इसको पता ही नहीं गोदी मीडिया इतना, क्योंकि ये टर्म में आ चुका है, ये अपनी स्लैंग में आ चुका है, गोदी मीडिया गोदी मीडिया, दिन भर यूट्यूब पे चलता रहता है, उसमें चलता रहता है, न्यूज एंकर्स बोलते रहते हैं। तो मैम ने पूछा था कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गोदी मीडिया। अब आधी नींद में था और आधी एंग्जाइटी में था, तो मैंने एग्जैक्टली exactly जो मीनिंग होता है वो बता दिया कि मैम, गोदी मीडिया इज दैट सेक्शन ऑफ मीडिया विच सिट्स इन द लैप ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट मीनिंग था गोदी मीडिया का। तो सब हंसने लगे, बहुत तेज हंसने लगे सब, कि यू गेव द एग्जैक्ट वर्ड्स और एग्जैक्ट टर्म, जो आप एग्जैक्ट मीनिंग होता है गोदी मीडिया का, वो आपने बता दिया। हम पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोदी मीडिया। मैंने फिर एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत कि मैम, वन ऑफ द न्यूज एंकर हैव कॉइन्ड दिस टर्म इन दिस रेस्पेक्ट, और ये ऐसे सब बताया गया है। फिर फिर उन्होंने पूछा कि वो मैम ने एक्चुअली में जो मजे लिए हैं मेरे इंटरव्यू के अंदर, वो खतरनाक था। फिर उन्होंने सेकंड पूछा कि यार एक बात बताओ, कोई अभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में जानते हो क्या? अब मेरा जर्नलिज्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, पर मेरे को लगता है कि मैम का था। तो मैम ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में पूछा। तो मैंने कहा मैम, कुछ आए हैं? तो मैम ने बोला कुछ एग्जांपल्स दो जो अभी रिसेंट न्यूज में आए हों। तो मैंने कहा कि मैम, अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ का उस टाइम एक इशू चल रहा था कि वहां पे पेड़ लगाए हैं, पर वो जो अफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम चला था वहां पे, डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन दोनों का प्रोग्राम चला था वहां पे, पर वो वहां पे पेड़ लगे ही नहीं है, उगे ही नहीं है, वो खराब हो गए हैं। तो उनके ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था। तो ये तो ठीक था। सेकंड मैंने एग्जांपल दिया कि मैम, ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, अभी एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है, इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल आया है, कि जो 98% जो ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के लिए पड़ रहे हैं। ये मैंने, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले न्यूज पढ़ी थी, तो ये मेरे निकल गया। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, ये नहीं बोलनी चाहिए, पर उस टाइम आप इतना सोच नहीं पाते हो। पर मैं रॉन्ग, गलत नहीं था, क्योंकि वो आर्टिकल तो था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी था, वो आर्टिकल भी था। तो मैंने इसको यही बोल के खत्म किया कि मैम, पर ईडी ने क्लैरिफाई किया है कि ये पार्टी डिपेंडेंट नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं, अपने हिसाब से वो जहां उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनपुट्स मिलता है, उस हिसाब से वो करते हैं, ठीक है? तो इस बात पर सेटिस्फाई थी। फिर मैंने सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में पूछा। सुशांत सिंह राजपूत का केस पूछना एक यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि क्या केस चल रहा है, ये मीडिया ट्रायल के बारे में बताओ, मीडिया ट्रायल क्या होती है, मीडिया ट्रायल का अपने रिसेंट को एग्जांपल दिया, क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बताओ। तो बहुत मेनली, मैं मीडिया वाला बंदा नहीं हूँ, और मेरा दूर दूर से मीडिया और जर्नलिज्म से लेना देना नहीं है, और ये क्वेश्चंस बहुत सरप्राइजिंग थे मेरे लिए। तो ऐसे चला इंटरव्यू, तो फिर मुझे बाहर आके लगा कि ये इंटरव्यू भी गया मेरा। और सही में इस बार भी मेरे ज्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, पर इंप्रूवमेंट था 30 नंबर का। आई गॉट 156 मार्क्स इवन इन दैट स्टेट। सो मुझे लगा कि यार, कितना आप अच्छे से बोलते हो, आपको आर्टिकुलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। मुझे लगा कहीं ना कहीं मिसिंग लगा आर्टिकुलेशन, मुझे खुद से मिसिंग लगा कि मैं और अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकता था, और अच्छे से जवाब दे सकता था, और अच्छे से कॉम्प्रहेंड करके, और अच्छे से उनको कन्विंस करना होता है आपको मेनली। तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं लैग रहा है मेरी साइड से भी। अ, उनकी साइड से भी थोड़े अतरंगी क्वेश्चन थे, तो ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग रहा था मेरा सेकंड इंटरव्यू, बहुत इंटरेस्टिंग था मेरा। सर, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, क्या आप अपने स्कोर्स बता सकते हैं कि आप कितने मार्क्स से रह गए? देखो, पहले जो पहला इंटरव्यू था, उसके अंदर तो मेरे काफी मार्क्स कम थे, 50 मार्क्स से रहा था मैं अप्रोक्सीमेटली। सेकंड जो अभी आया, इसके अंदर 30 मार्क्स से रहा, 30 मार्क्स के आसपास से रहा हूँ मैं अभी। जो इसका सीएससी 2022 का था, मेंस में मोर और लेस सेम ही 775 मार्क्स थे मेरे, और इंटरव्यू में 156 154 या 156 मार्क्स थे। तो इंटरव्यू की वजह से थोड़ा इंटरव्यू में इम्प्रूवमेंट करने का था मेरे को।
हो जाता तो कुछ ना कुछ सर्विस मिल जाती। पर ऐसा है कि इंटरव्यू के भरोसे आप नहीं रह सकते। और फॉरेस्ट के अंदर भी मेरे 150 नंबर थे इंटरव्यू के अंदर, 710 मार्क्स थे मेरे उसके अंदर, शायद रिटर्न के अंदर, मुझे याद नहीं, एक साल हो गया और एक साल से ऊपर हो गया एक्चुअली मुझको ना। तो अप्रोक्सीमेटली उसमें भी 40 नंबर से रहा था मैं। तो मुझे फिर ये भरोसा हो गया कि मेरे को रिटर्न में ही नंबर लाने पड़ेंगे। इसलिए फिर मैंने एक साल का गैप लिया कि यार अब थोड़े से जो लूप होल्स हैं या कहीं से लैग कर रहा हूँ मैं, उनको थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ चीज़ों को, और रिटर्न में नंबर लेके आते हैं बजाय इंटरव्यू के भरोसे रहने के। क्योंकि इंटरव्यू बहुत वैसी सिचुएशन है, एक बार 124 दे रहे हैं, एक बार 190 देंगे, फिर एक बार 156, मतलब नंबर बहुत वेरी कर रहे हैं, सेम बोर्ड अलग अलग नंबर देता है। तो फिर इसलिए मैंने एक साल का गैप लिया, तो ये मार्क्स थे मेरे। जैसे सभी को पता है, यूपीएससी की जर्नी बहुत मुश्किल है। ये हर टाइप से आपको टेस्ट करती है, ना सिर्फ पढ़ाई में बट बाकी एज अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन भी। तो आपका थ्रू आउट पूरे जर्नी में एक रिलायबल सोर्स या फिर सपोर्ट सिस्टम कौन रहा आपके लाइफ में? एक्चुअली में 3 लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। 3 लोग मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए जर्नी कंटिन्यू करना। पहला तो मेरे पापा, जो कि खुद एग्जाम, उन्होंने खुद ने एग्जाम दिया है, तो उनको पता है कि कितना मेंटल प्रेशर आता है, कितना फिजिकल प्रेशर आता है, कितनी चीजें आती है दिमाग में, बीमार होते हो आप, चीजें होती हैं। तो उनका काफी सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली और अलग तरीके से। काफी सपोर्ट रहा उनका। मदर का काफी सपोर्ट रहा, इमोशनली काफी सपोर्ट रहा मदर का। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो अभी वाइफ है, पिछले साल ही हमारी शादी हुई थी, उसका एक्सट्रीम सपोर्ट रहा मेरे को। हर तरीके से, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, मतलब इनके बिना मैं नहीं कर पाता चीजों को। अभी भी ये रहता है कि यार अभी ये लोग हैं तो मैं कर पा रहा हूँ। एक साल का गैप लेना भी मेरे लिए काफी है, बिकॉज दे आर अर्निंग। बिकॉज 3 पीपल इन माई विसिनिटी, जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट रह सकता हूँ या डिपेंड रह सकता हूँ, डिपेंड कर सकता हूँ, वो तीनों अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियली इशू नहीं आता। कई बार सोचता हूँ कि यार जॉब कर ली होती तो इतना पैकेज कमा रहे होते, ये कर रहे होते, फालतू का हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं आती, मेंटल हेल्थ वाइज, फिजिकल हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं आती। ये तीनों लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को, रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता भी है मेरे हिसाब से, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना किसी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है सर। सर बहुत बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। मेरे को भी काफी अच्छा लगा लोगों से बात करके। सरल यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, जैसे कि एआई और जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उनको ब्लेंड करके एक बहुत ही आसान तरीके से यूपीएससी की जर्नी को और भी आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यूपीएससी होगा और भी सरल। तो जुड़े रहिए सरल यूपीएससी से। कभी कभी सच बिना बोले भी काम चल सकता है, और आशीष सर के एक्सपीरियंस से हमें एक चीज समझ आती है कि यूपीएससी के लिए पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती, और एक बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच ही स्मार्ट तरीका है यूपीएससी को क्रैक करने का। वी होप कि आप लोगों को आशीष सर की जो बातें थी उनसे कुछ सीखने को मिला होगा। पर अगर आपको भी पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो यू शुड चूज स्मार्ट रैंक 1 सीरीज बाय सरल यूपीएससी। सरल यूपीएससी की स्मार्ट रैंक 1 टेस्ट सीरीज सिर्फ एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि आपको आपकी प्रिपरेशन का माइक्रो एनालिसिस देती है, जिससे आप यूपीएससी को सरलता से पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है कि आपको प्रीलिम्स में एक बार फेल होकर एक साल वेस्ट करना है, या फिर सरल यूपीएससी की रैंक 1 सीरीज को ज्वाइन करके यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो रैंक 1 सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। तो अविरल सर, जो आईएएस बनने से पहले ही आईएएस बन चुके थे, वो हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे। तो डोंट मिस द एपिसोड बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस रीच टू मोर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि हमारे साथ बने रहने से ही अब यूपीएससी होगा और भी सरल।